मैं कम से जी कभी गुड आफ्टरनून जी सर। बैठे। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। इसमें कुछ काम कर रहे हैं आप? यस सर। क्या? सर मैं एडटेक संस्थान में एज ए मेंटर काम कर रहा हूँ। जी एडटेक संस्थान में एज ए मेंटर काम कर रहा हूँ। आपने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से? सर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अच्छा अच्छा। DTU बोल। जी जी। एक है ग्रीन एनर्जी सेक्टर, यस सर। तो विच कंट्री लीडिंग और विच कंट्री सुपर पावर इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर? यस सर। सर सर अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी लीड कर रहा है। अभी हाल के दिनों में चाइना ने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मोर देन 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ स्टार्ट कर दिया है। और बीजिंग जैसे उनके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो 90 to 100% के अराउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ हो रहे हैं। और इंडिया की क्या स्थिति है उसमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर में? सर इंडिया ने अभी हाल के दिनों में अपने जो पेरिस क्लाइमेट डील के टारगेट थे उनको अचीव किया है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास में 500 गीगावाट की है, जिसमें कि 250 गीगावाट के आसपास हमने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर ली है। ठीक है। और यदि ट्रांसपोर्टेशन। ठीक आगे यस सर। आप सपोज यस सर। यूक्रेन के राष्ट्रपति होते जेलेंस्की, यस सर। तो क्या युद्ध जारी रखते हैं अभी इतने क्षति के बावजूद भी? जी सर। और यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की सहायता लेकर के युद्ध जारी रखना क्या बुद्धिमत्ता है कि क्या है? आपकी दृष्टि में क्या करते हैं आप? सर मेरे ख्याल से युद्ध किसी भी चीज़ का एक अंतिम परिणाम नहीं हो सकता है। युद्ध के द्वारा शांति अचीव भी नहीं की जा सकती है। तो अभी जो रशिया यूक्रेन की जो भी वॉर चल रही है इसका समाधान तो कई 1-2 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जेलेंस्की। हमने जो पूछा वो उसका एक्यूरेट आंसर दीजिए कि राष्ट्रपति आप होते तो युद्ध जारी रखते कि समझौता कर लेते? सर अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं युद्ध तो नहीं जारी रखता और किसी ना किसी तरीके से एक समझौता करने की कोशिश करता जिसमें विन विन सिचुएशन दोनों साइड के लिए क्रिएट होती है। अभी जो भारत और अमेरिका की डील हुई है, जी सर। जितना अभी पब्लिक डोमेन में आया है, जी सर। उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो भविष्य में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो प्रभावित होगा? सर अगर देखा जाए तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रभावित होगा उससे। और हालांकि इंडिया ने पल्सेस का जो कैटेगरी थी उसको रिमूव करवाया है, लेकिन फिर भी हमारे फार्म सेक्टर, फिशरीज सेक्टर हो गया, डेयरी सेक्टर हो गया, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम में इम्पैक्ट होंगे। क्योंकि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो हालांकि अमेरिका ने हमें बोला है कि हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए, लेकिन नॉन ट्रेड बैरियर्स जो हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है एज सच। तो वहाँ से हमारे जो छोटे और स्मॉल फार्मर्स हैं वो प्रोडक्ट भेजेंगे, वो भी डिफ़िकल्टी है, और भेजेंगे तो क्या वो उनके मानकों पे खरे उतरेंगे, इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, पढ़ा था आपने? ये सब पड़ा है बजट की दो विशेषताएं बताइए। सर। बजट की पहली विशेषता यह है कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बजट है, जिसमें 9,12,996 करोड़ रुपए का बजट आया है। और ये पहले के बजट जो 8 लाख करोड़ से उससे 12% ज़्यादा है। और दूसरा सर ये है कि इसमें युवा और रोज़गार के मुद्दों पे विशेषकर ध्यान दिया गया है। और जो भारत सरकार का बजट पेश किया गया है, जी सर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, जी सर। उससे क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई पर अंकुश लगेगा? सर अगर देखा जाए तो हम हर साल बेरोज़गारी और गरीबी के जो जो फैक्टर्स हैं उनको रिड्यूस कर रहे हैं। तो अच्छा, रिड्यूस हो रहा है?
जी सर। महंगाई बेरोजगारी दर 2024 में कितनी थी, 2025 में कितनी थी? सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये था। घट रहा है हर साल। जी, कोविड के टाइम से और अभी के बीच में 3.2%। यस सर। मतलब क्या हुआ कि 100 लोगों में 3.2 लोग ही बेरोजगार हैं। नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं होगा कि 100 में 3.3 लोग इसका बेरोजगार मतलब क्या हैं। हुआ? जो लोग रोजगार की तलाश में हैं और जिन्होंने एक रजिस्टर कर रखा है, उनको उनमें से 3 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बाकी के 97 लोग, जो लोग रोजगार चाहते थे, उनको मिल गया। उनको कहीं ना कहीं जो क्या रोजगार। आपको लगता है कैसा है, हकीकत ऐसा है कि जो लोग रोजगार की तलाश में हैं जी सर। उसमें से 97 लोगों को, 100 में 97 लोगों को रोजगार दे दिया गया है, 3 ही लोग बाकी हैं? सर जो आपके गांव, देश, अगल बगल जो जिले में, प्रदेश में देख कर लगता है आपको ऐसा? सर हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया है, उसके पैमाने में ये फिट बैठता है कि 3.2% ही अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें करंट वीकली स्टेटस, मंथली स्टेटस। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं। जी सर। भारत के कुछ प्रख्यात इंजीनियर्स का नाम बताइए जिन्होंने पूरे भारत की दशा और दिशा बदल दी। जी सर। सर मैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर CV रमन का नाम लूँगा, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का नाम लूँगा, और अभी तो सर। M विश्वेश्वरैया को जानते हैं? यस सर। क्या थे? ही वॉज ऑल्सो इंजीनियर, और उन्हीं के नाम पे इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। Yes, इनका नाम आपने नहीं लिया? सर मैं मिस हो गया मेरे से। अच्छा, आप मेंटर हैं? यस जी सर। ठीक है, हम आपको, आप किस जिले से संबंधित हैं? हरदोई। हरदोई जिले कोई तहसील का नाम बताइए जो सबसे पिछड़ी हो। सबसे पिछड़ी सर बेलाग्राम है, बट पिछड़ी नहीं है, बट बताइए, किसी एक तहसील का नाम बताइए। बेलाग्राम। बेलाग्राम? बिलग्राम। बिलग्राम? यस सर। ठीक है, बिलग्राम तहसील है, वहाँ का SDM आपको बना दिया जाता है। यस सर। 4-5 समस्याएं हैं। एक तो जो आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो महाआलसी हैं, समय से काम नहीं करते हैं, फाइलों का निस्तारण समय से नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ठीक है, एक ये समस्या है। दूसरा, जो वहाँ के विधायक हैं उनका भारी दबाव रहता है और वो जो भी काम होता है उसमें डंगे डालते हैं। ठीक है, संसाधनों की भी वहाँ पर कमी है। एज ए मेंटर आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे? अपने अधीनस्थों को किस प्रकार से मेंटरशिप प्रदान करेंगे कि बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ जाएं? जो विधायक वहाँ रोड़ा अटका रहे हैं, बाधा पहुँचा रहे हैं, उनको कैसे मेंटरशिप देंगे कि वो सही रास्ते पर आ जाएं और रोड़ा ना अटकाएं, बल्कि विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करें? और जो न्यूनतम संसाधन है वहाँ के, जी सर, उसको कैसे आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? सर पहले तो मैं, जो मेरे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, मैं वो सब समझ कि हम ही लोग बैठे हैं नकारे लोग, बताइए। तो सर मैं चाहूँगा कि मैं उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश करूँ, और मैं ये देखूँगा कि क्या कुछ पर्सनल लेवल पे भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आप पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम सर प्रोफेशनल में भी आ सकती है। तो मैं वो जानने की कोशिश करूँगा कि सपोज़ 10 लोग हैं, हो सकता है कि 2-4 लोगों की पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम भी चल रही हो, और जिसका इम्पैक्ट प्रोफेशनल में आ रहा हो। संक्षेप में बताइए। तो मैं एक पॉइंट हो गया पर्सनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसको मैं रिजॉल्व करने का प्रयास करूँगा। सर दूसरे नंबर पे मैं उनसे एक और सामूहिक इंटरेक्शन लूँगा कि वो एक बता सके कि उनको क्या समस्याएं आ रही हैं काम को एग्जीक्यूट करने में। और थर्ड लेवल पे मैं उनसे भी पूछूंगा कि वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसकी वजह से काम और एफिशिएंटली वे में हो जाए। एंड फोर्थली सर, मैं उनको एक सोशल परसुएशन के थ्रू उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने सर्विस किस वजह से ज्वाइन की थी, और क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए जिनको आपको अचीव करना है। एक एज ए गुड ह्यूमन बीइंग आप अगर सर्विस सेक्टर में ज्वाइन किए हैं तो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो एक उनको थोड़ा मोटिवेशन। विधायक जी पे आ जाइए। विधायक सर, उनसे भी मैं सर मतलब एक 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू मैं बात करूँगा, क्योंकि वो सर सीनियर रहेंगे, तो
मैं सर उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ ऐसे, बट मैं उनसे उनकी बात बोलूँगा कि सर आप एज ए आपके पास में मास लीडरशिप है, आप पब्लिक जनता आपको देख रही है, आपके किए गए कार्यों और ना किए गए कार्यों का मूल्यांकन हमेशा होता आ रहा है। तो अगर चीज़ें सही रहेंगी तो आपके आने वाले समय में भी आपके चांसेस हमेशा बढ़ते रहेंगे। और तो सर मैं उनसे इसी मुद्दों पे बात करूँगा कि और बोलूँगा कि इन चीज़ों को जल्दी से रिजॉल्व करके एक विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है। इसमें कहीं कर्मचारियों के संदर्भ में कहीं ये दिखा कि जो आपने सर्विस ज्वाइन किया है उसके जो रूल और रेगुलेशंस हैं, उसके उत्तरदायित्व हैं, उनके अनुसार काम करना, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले वरीयता इसी को दी जानी चाहिए? सॉरी समझाते समय जी सर। समझाते समय सबसे पहले उनको बताने की ज़रूरत है कि माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज़, Yes, तुम्हारा ये स्टेशन है और तुम्हारी इस स्टेशन की ड्यूटी है, नहीं गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। यस सर। और बाकी विधायक वाला तो ठीक है, लेकिन आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि जो आप, जैसे अभी आपने कहा कि आप उनको सीधे बात करेंगे, जो और आपके उच्चाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग कराने की कोशिश करेंगे, या जो सांसद हैं या जी उनको और इस प्रकार से कह सकते हैं कि तमाम ऐसे हैं जो अच्छा काम करते हुए विधायक से मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं या जी सर। प्रधानमंत्री तक पहुंच चुके हैं, जी तो सर। इस प्रकार से कुछ उनका एटीट्यूड चेंज की कोशिश नहीं करेंगे? सर किया जा सकता है कि उनको एक एग्जांपल्स देके। चीन द्वारा भारत को घेरने की नीति जो चलाई जा रही है जी सर। समुद्र के माध्यम से, यस सर। उसका क्या नाम है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक, तो उसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से घेरने की तैयारी कर रहा है वो, एक कर रहा है? सर चाइना इंडिया को वाया रोड एंड वाया सी दोनों तरफ से घेरना चाहता है। वाया रोड के लिए OBOR उनका पॉलिसी है और समुद्र के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू वो इंडिया को घेरना चाहते हैं। तो सर वो लोग सिंगापुर से लेके और ओमान तक अपने पोर्ट्स बना रहे हैं या पोर्ट्स का अधिग्रहण कर रहे हैं जहाँ से वो अपने मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट को लगा पाएँ। और अच्छा, इस परिप्रेक्ष्य में कुछ स्थल बता दीजिए जहाँ जहाँ पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है। सर मुझे इंडिया के रेफरेंस में दुक्न पोर्ट याद आ रहा है जो बताइए, कुछ भी बताइए। ओमान में है, और दुक्न पोर्ट है, और हम्बन टोटा पोर्ट सर श्रीलंका का चाइना ने लिया है 99 ईयर्स की लीज पे। सर अभी तो इतना याद आ रहा है। भारत भी अपनी कुछ तैयारियाँ कर रहा है, मान लीजिए चीन जो है घेर रहा है, तो भारत भी इसके जवाब के लिए कुछ तैयारी कर ही रहा होगा इनडायरेक्ट। जी सर। तो क्या उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे भारत सोच रहा है कि हम चीन से इनकी जो चीन के घेरे की नीति है उससे कैसे निजात पाए, या ज़रूरत पड़ने पर हम क्या उसका उत्तर दे सकते हैं, किस तरीके से? जी सर। सर इंडिया ने नेवी के लेवल पे अपनी सागरमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें वो नेवी की सिक्योरिटी और उसका कैपेबिलिटीज़ इन्हांस कर रहे हैं। और साथ ही साथ सर जैसे ओमान में इंडिया ने दुक्न पोर्ट को लिया है जिससे वो वहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सिंगापुर के साथ में भी इंडिया की डील चल रही है कि वहाँ का पोर्ट का वो लिया जाए, और शायद ले भी लिया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। कुछ जो है जैसे युद्धाभ्यास भी चल रहे हैं ना? जी सर। जो हिंद महासागर में भी होते हैं, प्रशांत महासागर में भी जी होते सर। हैं, जी सर। उसके भी माध्यम से बचने का प्रयास कर रहा है। जी सर। क्योंकि अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ यस सर। युद्धाभ्यास हो रहे हैं निरंतर ना, यस उसके माध्यम से सर। भी। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज की गई है, जापान के साथ इकोवेरियन एक्सरसाइज की गई है। जी। और चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची किस विषय से, उसका विषय क्या है? सर रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं इस समय? सर 22 लैंग्वेज हैं। 22 है। सबसे लेटेस्ट या सबसे बाद में जोड़ी जाने वाली भाषा, या कितनी भाषाएं जोड़ी गई सबसे लास्ट में? संथाली भाषा लास्ट में जोड़ी गई है। उसके साथ और भी भाषाएं थी, अकेले ही? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चलिए, बहुत अच्छा। खजुराहो मंदिर के बारे में जानते हैं कुछ? जी सर। कहाँ पर हैं ये? मध्य प्रदेश में सर। मध्य प्रदेश। इनकी विशेषताएं क्यों बताइए? सर खजुराहो मंदिरों का समूह है जिसको चंदेल राजाओं ने बनवाया था, और ये आज से 1000 साल पहले के आसपास बनाया गया था। और सर इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये
कामसूत्रा के जो डिपिक्शन है उसमें बहुत रियलिटी में किया गया है। अच्छा चलिए आपका बात से- नग्न तस्वीरें आपके कहने मतलब बनाई गई है ना, जी उकेरी सर। गई है मंदिर के बाहर, जी सर। जबकि मंदिर के अंदर नहीं है। जी सर। तो मंदिर के बाहर नग्न तस्वीरें उकेरने की क्या मानसिकता रही होगी, या किस आधार पर वो, ये तो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो उचित नहीं है, जी सर। लेकिन उकेरी गई है तो उसका कुछ मंतव्य तो सर जरूर रहा होगा। सर हो सकता है कि वो आज के सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं हो, लेकिन उस समय के परिप्रेक्ष्य में उनको उचित माना जाता रहा हो। नहीं, उस समय के परिप्रेक्ष्य से भी कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा रहा होगा। हाँ, कुछ ये ऐसा आज के काम रहा परिप्रेक्ष्य होगा। से, आज के परिप्रेक्ष्य से कुछ अच्छा नहीं है। सर आज के परिप्रेक्ष्य में आज की मोरालिटी सर थोड़ा चेंज हो चुकी है, तो मतलब पहले नग्नता थी। सर नग्नता नहीं थी, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस था चीज़ों को लेके, और तो इसलिए उसको वैलिडेट किया गया है सर। चलिए सर, आपकी हॉबी क्या है, आपने जिक्र नहीं किया इसमें? सर मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है, और मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। अच्छा, जब आप ट्रैवल करते होंगे तो भारत में भी ट्रैवलर्स आए अलग अलग समय में, इसमें से 2-4 का नाम बता सकते हैं? जी सर। सर ह्वेनसांग आए हर्षवर्धन के टाइम पे, फाहियान आए हैं सर, और इब्न बतूता बहुत 1000 के आसपास इब्न बतूता आए थे, और उसके बाद में सर मेडिवल इंडिया में मनुची एक ट्रैवलर आए हैं, और ठीक है। जैन बाप्टिस्टा ट्रैवलियर भी आए हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं। बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं। फिर जैसे आजकल देखा ही जाता है, जैसे बनारस में आप चले जाइए जी सर। तो वहाँ चाइना के लोग आ रहे हैं, जी तो हम सर। लोग क्या करते हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट बना देते हैं, जी उनका सर। डिश अवेलेबल करा देते हैं। जी सर। तो क्या इससे टूरिस्ट गेज में, वो तो टूरिस्ट तो क्या आए हैं बनारस में अनोखा मत देखने, लेकिन जब उनको उनके तरह का ही रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था अगर दी जाएगी तो फिर टूरिस्ट गेज तो बचेगा नहीं, अनोखापन खत्म भी होगा। जी सर। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर ये कुछ हद तक होना चाहिए कि जो टूरिस्ट आता है वो कभी कभार अब उसको होम सिकनेस भी फील होने लगती है, तो अगर उसको अपना खाना अपना परिधान अगर मिलेगा तो उसको काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस वहाँ पे फील होगा, तो कुछ हद तक होना चाहिए, लेकिन जो यूनिकनेस ऑफ उस प्लेस की हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। वो कहाँ पर हम सीमा रेखा ढूंढें कि ये ठीक है? और सर सब जैसे 1-2 रेस्टोरेंट ठीक हो सकते हैं वहाँ पे, जो चाइनीज़ फूड अवेलेबल करा रहे हैं, या चाइनीज़ कपड़े दिखा रहे हैं, या फिर उनके जो होटल्स हैं वो थोड़ा सा उसी एकोमोडेटिव हैं कि चाइनीज़ या और भी जापान से टूरिस्ट आ रहे हैं या अमेरिकन आ रहे हैं तो उनके हिसाब से हैं, लेकिन इसकी बहुतायत संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो बनारस का एक विशिष्ट उद्देश्य है वो भी वहाँ पे दिखना चाहिए। आप अच्छा, हम लोग अक्सर सुनते हैं इस पंक्ति को कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इसका अर्थ बता सकते हैं? सर ये थोड़ा मुझे नहीं आ रहा। सुना है ना आपने? सुना तो है सर, मुझे याद भी है, इसका अर्थ नहीं पता? थोड़ा बहुत मैं गेस कर सकता हूँ। कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन में मतलब एक अच्छे से भवन में रहने वाले, और अमंगल का नाश करने वाले ऐसे दशरथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, जैसे जब भी हम लोग बात करते हैं कि जैसे आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, जी सर। ब्यूरो का क्या मतलब होगा? मतलब लिटरल अगर उसका ओरिजिनल देखें तो ब्यूरो का क्या मतलब? सर ब्यूरो का मतलब मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ समथिंग, लाइक बैंक ऑफ डेटा ब्यूरो, जैसे चीफ ब्यूरो सुना है कि ये ब्यूरो हैं इसके, या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सुना, तो मतलब एक ब्यूरो का मतलब मीनिंग अन्वेषण। चलिए देखिएगा, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट, जैसे आपसे सवाल किया गया कि आप जहाँ काम करेंगे उस तहसील में कैसे सुधार लाएंगे, तो हम लोग अक्सर दूसरे की तरफ देखते हैं, अपने अधीनस्थों की तरफ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि खुद के स्तर पर भी काम करने की ज़रूरत है? जी सर। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर ट्रस्ट का लेवल बहुत नीचे चला गया है तो वहाँ पर आप कैसे उसको ठीक करेंगे? तो इसमें पर्सनल विनिंग के बाद ही तो आप सोसाइटी को विन कर सकते हैं।
तो आपको खुद में क्या ऐसा लगता है कि आपका प्लस पॉइंट क्या है आपकी पर्सनालिटी का, और क्या वीकनेस आपकी पर्सनालिटी में है जो खुद आपको लगता हो? जी सर। सर प्लस पॉइंट मेरा ये है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर डेडिकेशन टुवर्ड्स सर्विसेज है और कमिटमेंट टुवर्ड्स माय थॉट्स है, और जिसको मैं इंटीग्रिटी, एक लार्जर फॉर्म में इंटीग्रिटी भी बोल सकता हूँ। और दूसरा सर ये है कि मैं चीज़ों को एम्पैथाइज़ कर सकता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही तो मैं उसको अपने लेवल पे जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। सो ये वाले सारे जो स्किल्स हैं वो मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और ऐसा क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा भी है जो निगेटिव है जिसको आप खुद एनालाइज करते हैं? तो सर निगेटिव में अगर मैं बात करूँ तो मुझे नेगेटिव अभी याद नहीं, बट डेफिनेटली कुछ तो होंगे ही। हाँ ठीक है। एक शब्द में और इस्तेमाल करते हैं, स्वॉट एनालिसिस, सुना है आपने? हाँ यस सर। बताइए क्या है वो? सर स्वॉट एनालिसिस मतलब किसी भी चीज़ का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड टारगेट्स को एनालिसिस कर किया। टी टारगेट से कंफर्म ना? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड टी टारगेट नहीं है शायद, मैं मिस कर रहा हूँ उसको। देख लीजिएगा। और ये हम लोग जब बात आप इंटीग्रिटी की कर रहे थे, जी सर। तो उस इम्पैथी और कॉम्पेशन का एक एक एग्जाम्पल आपको दीजिए। सिंपैथी सर मैं ये बता सकता हूँ कि सपोज़ मैं रास्ते में जा रहा हूँ और कोई भीख मांगने वाला दिखता है तो मैं सिंपैथी में बोलूँगा कि ये भीख मांग रहा है, इसका ठीक नहीं है मतलब। और एम्पैथी में अगर मैं जाऊँगा तो मैं बोलूँगा कि उसको किस वजह से मांग रहा है, उसके दर्द को मैं खुद महसूस करने की कोशिश करूँगा। और जैसे एक सर इसमें कोट भी है कि आई डोंट आस्क द वुंडेड पर्सन हाउ ही फील्स, आई माई सेल्फ बिकम द वुंडेड, फॉर एम्पैथी के लिए। एंड सर कंपैशन में ये हो गया कि सर मैं उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करूँगा वहाँ से। तो मैं हो सकता है उसको एक स्कूल एजुकेशन या किसी एनजीओ से वार्तालाप करके उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कंपैशन में। ठीक। ये बताइए कि आज के पेपर में निकला था, पढ़ा अखबार आज आपने? सर आज का नहीं पढ़ा है। कि रिलायंस कंपनी को वेनेजुएला से तेल आयात करने के लिए अमेरिका ने लाइसेंस दिया। जी सर। अमेरिका कौन होता है लाइसेंस देने वाला, जब खरीदने वाला रिलायंस है, बेचने वाला वेनेजुएला है? सर अभी हाल के दिनों में अमेरिका ने क्या वेनेजुएला का अस्तित्व समाप्त हो गया, अमेरिका में मिल गया हो क्या? सर वेनेजुएला का अस्तित्व नहीं समाप्त हुआ है, लेकिन अभी हाल के दिनों में उनके जो राष्ट्रपति को हटाया गया। ठीक है, उनके राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया था। जी सर। लेकिन आज भी वहाँ राष्ट्रपति हैं और स्वतंत्र देश है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में विलीन हो गया हो। जी सर। बट सर ये अमेरिका की दादागिरी रहती है अपने छोटे से कंट्रीज़ को लाइसेंस दे देगा जिसको चाहेगा, नहीं चाहेगा। और अमेरिका ने सर उनके जो चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। बैठिए बढ़िया है अनुराग जी, आपका सब ठीक ठाक है, अच्छा है। हाथ का जो एक्शन है वो थोड़ा बंद करिए। उंगलियां ज़्यादा चलती हैं। बहुत मैंने ऐसे लिखा भी है ऐसे 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 देखा मैंने, फुल टाइम मैंने बीच में आपको रोकना उचित नहीं समझा। उंगलियां चलती हैं मतलब दिमाग कम चल रहा है। एक आध बार दो बार तो हो सकता है, कोई तो नेचुरल है, लेकिन बाकी समय में ऐसे रहे, आप इजी होकर के दीजिए उत्तर। ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो तनाव की थोड़ा निशानी है। तो सर इसको ऐसे रखना चाहिए। ऐसे रखिए, एक आध दो बार आप उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हमेशा ऐसे दबा के नहीं रखना है, ये रहे। लेकिन दिन भर ऐसे करना, पूरे आधे घंटे इंटरव्यू चलेगा आपका, 25, 30, 35 मिनट, 25 मिनट मिनिमम, 35 मिनट मैक्सिमम। तो पूरे समय ऐसा चलना ठीक नहीं है, हैं? ठीक है सर। बाकी आपका सब ठीक है, अखबार पढ़िए, रोज पढ़ के जाइएगा। और कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल प्रश्नों में, जैसे मैंने आपसे पूछा मेंटरशिप के बारे में, जैसे आपने बताया विधायक जनप्रतिनिधि है, तो सबसे पहले यही करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मंत्री बन सकते हैं, तो थोड़ा सा और जैसे आपको लगता है कि आपकी बातें उतनी प्रभावी नहीं रहेंगी। जैसे सर ने आपने बताया था कि जब यहाँ पर एसडीएम थे, को समझाना था और डीएम ने कहा, तो मतलब डीएम साहब को विश्वास में लीजिए,
डीएम साहब से भी कहिए सर दोनों लोग चलते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, या वहाँ के और कोई दूसरे सांसद हैं उनसे बात कर लीजिए ना। तो इस प्रकार से ये टीम स्पिरिट का काम है, इसमें आप जितना आयाम देंगे, जितने डायमेंशन देंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। और जब भी कोई चीज़ कही जाए तो सबसे पहले उसकी जो नींव है उस नींव पे जाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। नींव क्या है? विचार विमर्श से नए रास्ते खुलते हैं, ठीक है, आइडिया तो मिलते ये चीज़ है। दूसरा सर ने पूछा आपसे खजुराहो के बारे में, पता है वहाँ पर जो बाहर जब उन्होंने कहा एक संकेत दिया जा रहा है कि बाहर वहाँ पे नग्नता है इसका, और अंदर क्या है, अंदर पता है अंदर भगवान शिव की प्रतिमा है। तो मतलब आपकी जितनी भी वासनाएँ हैं, जब आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो उनको बाहर समाप्त कर दीजिए। जी सर। ठीक, जो वो जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था में सर, तो हाँ। हमारे वर्ण व्यवस्था में आश्रम, सॉरी, गृहस्थ आश्रम है, जी सर। कहा जाता है गृहस्थ आश्रम के बाद ही आप सन्यास और वानप्रस्थ जा सकते हैं। जी सर। ठीक है, उसी प्रकार से मंदिर ये में भी एक आयाम है। आप वहाँ मंदिर में उस संबंधित देवता के दर्शन तभी कर सकते हैं जब आप इन बाह्य जो वासनाएं हैं, बाह्य जो मन की विकृतियां हैं, जब उससे आप पार पा जाएंगे, जी सर। संभोग से तभी आपको समाधि की संभव हो। है। ओशो ये की प्रतीकात्मक ये बोल रहा मतलब है। चलिए बढ़िया है। मेरा बाकी पूछने सारी का बढ़िया है। यहाँ आपको जो है जरूरी नहीं कितने अंदर आप जाने, क्योंकि जीएस में इतना अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से हट लीजिए, जी सर। जबरदस्ती आंसर देने का प्रयास ना करिए, बस ये यही है, वो पूछने है, का आज के समय से ये है, क्योंकि इतने अंदर जानना बहुत जरूरी नहीं है। इंटरव्यू में आवाज़ के लेवल को थोड़ा सा ऊपर गेस उठाइए। करने की जरूरत नहीं है, जी सर। जो आता है क्लियर में बताइए, नहीं तो स्कूल भी सारी करते आगे बढ़िए। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हमें पता है कि आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप वहाँ से कैसे हटते हैं कि जबरदस्ती जान उसमें लगे रहते इसीलिए हैं। पूछे ही जाते हैं कि उसमें आपका हाव भाव क्या होता है। जी सर। ये जरूरी नहीं है कि 10 क्वेश्चन में आप 10 बताएं, 8 बताएंगे, 7 जहाँ बताना बताएंगे। तो वहाँ बता के आगे। चलिए बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पुलिस उपाधीक्षक के 12 नंबर पे डाले हो, क्यों? सर कल ही मुझे पता चला कलर ब्राइटनेस है, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। तो हटा दीजिए ना, एकदम से हटा दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन कलर ब्रांड फिर आप से पोस्टिंग हो ही सकती है, कोई बात नहीं, ठीक। चला जाए? हाँ सर।